प्रेम प्रणाम, गुड इवनिंग और शुभ संध्या। नमस्कार सभी मित्रों को। आज सोचा कि चलो कुछ बातचीत हो जाए, कुछ गपशप हो जाए। एक कविता 2014 में, यही 30 अक्टूबर का दिन था शायद। फेसबुक याद दिला देती है कि कब मैंने क्या शेयर किया है। तो कविता शेयर की थी तब कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था और कुछ पसंद आई थी। कुछ चंद लाइनों की, 4 लाइनों की कविता थी, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कविता नहीं थी। मैंने सोचा नहीं था कि कोई उस कविता पर भी प्रश्न उठाएगा, लेकिन मैंने जब वो प्रश्न पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाल का प्रश्न है। तो पहले तो कविता सुनिए जो मैंने उस वक्त शेयर की थी, और अभी 2 दिन पहले भी वो शेयर की थी। वो फेसबुक वाले याद दिला देते हैं, तो आजकल लिखने का मूड भी नहीं है, ना कुछ बातचीत करने का मूड है, चुप्पी सी लगी है। कुछ स्वास्थ्य भी था इसमें कारण, और फिर सोचा था बहुत लिख दिया, बहुत कह दिया। ओशो ने तो इतना कहा है कि हम क्या कहें अब। एक कुतूहल था समझो, या दायित्व था, या दायित्व है। प्रत्येक सन्यासी का इतना दायित्व तो है, जिम्मेदारी है कि उसने जो भी देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, उसे अभिव्यक्त करे, ताकि यह सिलसिला चलता रहे। पुराने सन्यासी तो धीरे धीरे विदा हो रहे हैं, जो ओशो के संपर्क में आए थे उस जमाने में, जब ओशो भारत यात्रा करते थे और फिर बम्बई में आए, तो हम जैसे लोगों को अवसर मिल गया उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करने का। तो वैसे सन्यासी धीरे धीरे, एक वक्त आ गया है, उम्र हो गई है सभी की, तो विदा हो रहे हैं। वो 50 साल 60 साल हो गए सन्यास को शुरू हुए, मेरा ख्याल है 52 साल हो गए हैं। तो जो भी पुराने हो या नए हो, सवाल पुराने नए से नए का नहीं है, लेकिन जिसके पास भी थोड़ा शेयर करने जैसा है, तो आजकल हमारे पास सुविधाएं हैं, फेसबुक है और बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो लिखा लिखी की होती थी, अब तो ये जब से खिलौना सबके हाथ में आ गया है, तो लोगों से संपर्क साधना बड़ा आसान हो गया। खैर, हम मुद्दे की बात पे आते हैं। कि हमारे एक मित्र हैं, सन्यासी मित्र हैं, फरदीन खान। उन्होंने ये कविता पढ़ी और फिर उन्होंने छोटा सा प्रश्न भेजा, तो मुझे बात जच गई। तो पहले कविता सुन लीजिए। इस चेहरे को इस चेहरे को कभी मैं अपना चेहरा समझता था। इस चेहरे को कभी मैं अपना चेहरा समझता था। अब फोटो देखकर लगता है अब फोटो देखकर लगता है मैं बिल्कुल गलत समझता था। ये इस युग की सुविधाएं हैं कि हमारे पास किसी ज़माने में एक फ़ोटो निकालने के लिए दूर फोटोग्राफर के पास जाना पड़ता था, फिर हफ्ता 2 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ता था। आजकल तो चटपट हो जाता सारा काम। तो पुरानी तस्वीरें हैं, तो मैंने उसमें वो तस्वीर देखी, और जब मैंने सोचा अच्छी तस्वीर है अपनी जवानी की। शरीर के जवानी की तस्वीर, चलो मुझे अच्छी लगी तो मैंने शेयर कर दी। तो मैंने सब, उस समय मैं सीख ही रहा था कुछ, फेसबुक मुझे आती नहीं थी, लिखना मैं सीख ही रहा था। तो ये तस्वीर देखी, तो मैंने, वो शिवानंद ने मुझे बताया कि अपने कुछ शेयर किया करो तस्वीर वगैरह, तो मैंने तस्वीर शेयर करना सीख लिया था। साथ में फिर मैंने सोचा कुछ लिख भी दो, तो लिखना ज़रा शुरू में तो बड़ा मुश्किल होता था, फिर धीरे धीरे आदत हो गई, तो सीख लिया। तो ये मैंने सोचा कि चलो तस्वीर के साथ कुछ 4 लाइनें मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने वो लिख दी थी। इस चेहरे को कभी मैं अपना चेहरा समझता था, अब फोटो देखकर लगता है मैं बिल्कुल गलत समझता था। इसी पर उन्होंने, फरदीन खान मुझसे ऋषिकेश में मिले भी हैं। जब मैं ऋषिकेश में था तो वो भी आए हुए थे गंगा धाम में, तो हम उनसे मुलाकात हुई। तो कभी तो उन्होंने पूछा नहीं, आज उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, तो मेरा भी मूड बन गया। तो मैंने सोचा चलो बैठे बैठे कुछ बातचीत हो जाए। अब लिखने में तो बड़ा टाइम लगता है, मूड आया तो लिख भी दूंगा, लेकिन बात करना ज़रा सहज लगता है। तो उनका प्रश्न ऐसा है, किंतु सच्चा चेहरा पता चला आपको? अब इसमें ये प्रश्न बन गया है कि पूछ रहे हैं कि मुझे अपने सच्चा चेहरे का पता चला। तो स्वामी जी,
आपका सन्यास का नाम क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैं तो स्वामी कह देता हूँ कि बस तभी से तो मुश्किल खड़ी हुई है। जब तक पता नहीं था तब तक तो बात अलग थी, जब पता चला, सुराग मिला, वो बिल्कुल सही, जैसा ओशो कहते हैं ना, हम बेचेरा लोग हैं। हम बेचेरा लोग हैं, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा तो एक घटना है, नदी जैसी, जो सतत घट रही है, प्रतिपल घट रही है, चेहरा प्रतिपल बदल रहा है। ये हमारी फोटोग्राफी जो वीडियो वगैरह है, इसमें हर क्षण जरा सा एक हाथ उठाओ तो उसमें कितनी बन जाती है फिल्म। हम पुरानी फिल्मों की जब देखते थे नेगेटिव, तो उसमें एक एक्शन होता था छोटा सा, उसकी कितनी तस्वीरें बनती थी। खैर इतनी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा। सच्ची बात कही आपने कि मुझे अपना चेहरा का पता ही नहीं चला। वो ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं चला, जब पता चला कि मेरा चेहरा नहीं है, तो साथ में ये भी पता चला कि मैं भी नहीं हूँ। ये मैं जो भाव है, ये प्रोडक्ट है सोसाइटी का, समाज का, परिवार का, शिक्षा का, संस्कृति का, देश का, जिसे हम धर्म कहते हैं। ये सारे गोरख धंधे एक ही काम करते हैं मिलजुल के ना कुछ को कुछ बना देते हैं, और उसको सब कुछ होने का या बहुत कुछ होने का भ्रम पैदा हो जाता है। डिग्रियां आ जाती है तो नमन क्या क्या वो इकट्ठे कर लेता है तमगे, तो वो बढ़ता रहता है नाम के आगे। डिग्रियां लगती जाती है तो उससे एक भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूँ। लेकिन हम जब आए थे तब हमें अपना ही बोध नहीं था कि हम पैदा हुए हैं। ये सब बातें कभी मैं शायरी में किया करता था। अब पद्य में बात करने में बड़ी लंबी बात हो जाती है, शायरी में हम संक्षिप्त में कह देते हैं। तो सच कहूँ कि जब ये घटना घटी अचानक, मुझे तो पता ही नहीं था। पहले तो ये जब हम ध्यान किया करते थे सक्रिय ध्यान, तो ओशो ने जब कहा था मुझे कि भाई 1 महीना ध्यान करना ये, और फिर मुझसे आके मिलना, तो जब उन्होंने वुडलैंड में मुझसे ये कह दिया तो फिर तो चैलेंज हो गया मेरे लिए कि, और ये सब मन में भाव था कि अगर मैंने एक दिन नहीं किया और कभी नहीं किया तो उनको तो पता चल जाएगा। भैया उन्हें उन्हें मैं त्रिकाल दृष्टा समझता था, और अभी भी मेरी वो त्रिकाल दृष्टा वाली आदत गई नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें सब पता है, तो अगर मैंने एक दिन ध्यान नहीं किया तो उन्हें पता चल जाएगा, तो मैं फिर अच्छी बात नहीं है। गुरु ने कहा है, मैंने उनको गुरु मान लिया था। उन्होंने कहा था कि संन्यास ले लो, मैं बोला अभी नहीं लूंगा। ये लंबी चौड़ी बात काट के मैं ये कहूंगा कि तो फिर खूब जम के ध्यान किया करते थे, तो फिर उसके साथ बड़ा परिवर्तन हुआ, ऊर्जा में, देखने की दृष्टि बदली, थोड़ी थोड़ी समझ भी विकसित होने लगी। अब तो सब समझ ना समझी जैसी लगती है। तो ये जो चेहरा देख कर कविता लिखी, इसमें कुछ सच्चाई है कि बिल्कुल गलत समझता था। मेरी तस्वीर में देखता हूँ, बचपन से लेके तो नहीं है, लेकिन जब से बम्बई में आया हूँ कुछ तस्वीरें, बचपन की भी 1-2 तस्वीरें थी, वो कहाँ है पता नहीं है। तो सच में ही जब ये अनुभूति हुई तो कुछ 3.5-4 घंटे का समय रहा होगा, और ऐसे बीत गया वो समय विपස්සना में बैठे बैठे कि मुझे लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट 20 मिनट बैठा हूँगा, और ज़्यादा खींच सकता हूँ समय को तो आधा घंटा बैठा हूँगा, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सामने वाली घड़ी कहती है कि 3.5-4 घंटे हो गए। तो मैंने सोचा घड़ी की जो बैटरी है वो बंद हो गई, इसे ख़त्म हो गई, इसलिए घड़ी रुक गई है, और मेरे हो सकता है मैंने कई दिनों से वो घड़ी देखी नहीं होगी। तब मुझे पता चला कि ना तो समय होता है, न चेहरा होता है, ना मैं भाव होता है। वहाँ एक बस एक प्रेजेंस होती है जिसको मैं कहना ठीक नहीं है। जगमगाता हुआ एक अस्तित्व है, चमचमाता हुआ गैलेक्सी कहो, सितारे कहो, या अनगिनत कहो, या कोई बेहिसाब। तो गलत फहमियाँ सारी दूर हो गई, लेकिन फिर भी समाज में रहना है, रोटी रोजी कमानी है, नाम का उपयोग करना है, शरीर की ज़रूरतें हैं, सब पूरी करनी है, तो उस ढंग से चलना ही पड़ता। नहीं तो आदमी पागल हो जाए अगर उसको कस के पकड़ ले कि भाई मेरा चेहरा नहीं है। हकीकत तो वही है कि किसी का चेहरा नहीं है, ना आपका चेहरा है, ना मेरा चेहरा है, ना ओशो का चेहरा है। शरीर में हम हैं, लेकिन सिर्फ शरीर ही नहीं है, बहुत कुछ है जिसे मनुष्य की क्षमता है कि जान सकता है। केवल मनुष्य की क्षमता है। इसमें ना तो डिग्री की ज़रूरत है, ना पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, ना किसी वेदांति की ज़रूरत है। वेदांत की चर्चा मैंने काफ़ी सुनी है। खैर इसी बात पे आपको मैं संक्षिप्त में एक अपनी एक गज़ल सुनाता हूँ। ये किताब मैंने आपको दी है, ये किताब मैंने आपको दी भी है, आवारगी मुझे अच्छी तरह याद है।
तो इसकी एक गज़ल है जो मैंने अपने मुशायरे में सुनाई थी, तो ध्यान से ज़रा सुनिए। इसमें इशारे में बात कही है कि मंजिल की जुस्तजू को जाने क्या समझा था मैं, मंजिल की जुस्तजू को जाने क्या समझा था मैं, एक दरो दीवार को आशियां समझा था मैं। काफ़ी लंबी है लेकिन इसमें से कुछ शेर सुना देता हूँ आपको कि अपने दरीचे से नज़र आती थी जो नीली रिदा, अपने दरीचे से नज़र आती थी जो नीली रिदा, उसको ही ताउम्र बेहद आसमां समझा था मैं। और यकीन आएगा तुझे, यकीन आएगा तुझे, मैं लाख समझाऊं तो क्या, यकीन आएगा तुझे, मैं लाख समझाऊं तो क्या, बंदा खुदा सब एक हैं, बंदा खुदा सब एक हैं, इनको जुदा समझा था मैं। और तेरे बंदा जी तेरी अंदाजे बयानी पर, ये ओशो की तरफ इशारा किया है मैंने, तेरी अंदाजे बयानी पर मुझको यकीन आया नहीं, तेरी अंदाजे बयानी पर मुझको यकीन आया नहीं, खुद शनासी को खुद शनासी को फ़कत एक दास्तां समझा था मैं। ओशो ने बहुत स्पष्ट रूप से अनेक ढंग से यह बात कही है, लेकिन हम सुनते हैं हमारे सर से निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि बिना अनुभूति के अर्थ पल्ले नहीं पड़ता है। और जो बौद्धिक अर्थ हम समझ लेते हैं वो कुछ और ही होता है, उसे उसके साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। ये बुद्धि का खेल ही नहीं है, ये तो अनुभूति का जगत है। और अनुभूति ऐसी कि जहाँ अनुभव करने वाला नहीं होता है। अब इस द्वंद्व को कैसे कहा जाए, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों एक हैं, जो हमें दिखाई देता है और जो देख रहा है वो एक ही है, वो दो नहीं है। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा, पदार्थ सारा जगत मुझे दिखाई देता है, भिन्न भिन्न दिखाई देता है, अलग अलग रंग है, रूप है और अनंत हैं। पदार्थ के रूप है, वनस्पति जगत है, पशुओं का, पंछियों का, आसमान का, समंदर का, पहाड़ों का, नदियों का, तुम नाम गिनाते चलो, अनंत कहना ही ये अनंत। तो इस मामले में गुरु नानक ने बड़े गीत गाए हैं जपजी साहब में, मुझे बड़ा प्यारा लगते हैं वो सब प्रवचन। खैर ये लंबी गज़ल है इसलिए मैं पूरी तो नहीं सुनाऊंगा आपको। क्या है कि मझधार में लाकर डुबाएगा मुझे सोचा न था, पतवार तुझको सौंप दी ना खुदा समझा था मैं, और तेरे इशारे पर लुटा मेरी हसरतों का कारवां, तेरे इशारे पर लुटा मेरी हसरतों का कारवां, एक मुद्दत से तुझे क्यों कम जुबां समझा था मैं। हम समझते हैं जो आदमी बोलता नहीं है शायद उसको पता नहीं, या चुप रहता है, या नहीं बोलना, पता नहीं क्या क्या हम अंदाज लगा लेते हैं। लेकिन इस अस्तित्व में सभी के पास ज़ुबान है और सभी मुखर हैं। पेड़ पौधे, पत्ते, चांद तारे सब अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, परिंदे अपनी भाषा में बोल रहे हैं। ऐसी और भी कविताएं हैं, कभी मौका मिला तो शेयर करेंगे। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है, तो उसको भी साथ में ले लिया जाए। वो हमारे शैलेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी कभी बहुत सारे वो उनके कमेंट आते रहते थे, तो आज संयोग से मैंने सोचा चलो उनसे भी दो बात हो जाए। वैसे तो बातें करने को कुछ नहीं है, जो कुछ कह रहा हूँ वो पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन अच्छा है आप सब सन्यासी हैं और नॉन सन्यासी भी हैं, तो भी ओशो प्रेमी हैं, ओशो को आपने पढ़ा है या सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये हमारे आपस में गपशप हो सकती है। अनजाने लोगों से तो बड़ा मुश्किल है ये सब बातें करना। तो अभी मैंने एक वो शेयर की थी, क्या कहते हैं कि एक बाग की, हमारे घर के सामने एक पार्क है, तो वहाँ पत्तों की जो मंडप बना हुआ है, जो मंडवा है, उसकी तस्वीर मैंने शेयर की थी। तो मेरे ख्याल है 2-4 लाइनें लिख दी होंगी, मैंने याद नहीं है। तो उसके ऊपर उन्होंने ये प्रश्न उठाया। तो शैलेंद्र सिंह जी ने पूछा है, उस पत्ते में कुछ नहीं है, यह आपका स्वभाव बन गया है, आपको दो विपरीत चीज़ों में अंतर दिखाई देता है, यह आपके अंदर आकाश का भ्रम पैदा करता है।
बात में दम है। आपको हर चीज़ों में अंतराल देखने की आदत हो गई है, इसलिए आप कविता लिख पाते हो। वह सूखा पत्ता और आपकी कविता एक समान है, अस्तित्वगत से। लेकिन मुझे आपकी सरलता से बहुत लगाव है। आपकी किताबें बहुत प्रभावशाली हैं। आपको और ज़्यादा लिखनी चाहिए। हाँ, अब क्या है कि परिस्थिति, समय, मूड, ये सब मिलजुल कर एक सिचुएशन तैयार करते हैं। प्रश्न तो बहुत से पड़े हैं मेरे पास, चाहूँ तो रोज़ 2-4 घंटे उसमें लगा सकता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा बातें करना भी मुझे क्या बात करना। तो लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो दिल होता है कि चलो कुछ बकवास तो नहीं कहूँगा मैं, मन का स्वभाव है बकवास करने का। तो लेकिन ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमारे शैलेंद्र सिंह जी भी एक्स सन्यासी हैं। हाँ, उनको बात समझ में आ गई तो फिर स्कूल से, अब स्कूल में क्या बैठे रहना, जब लेसन समझ में आ गया तो जाओ, बस्ता अपना बस्ता उठाओ, अपने घर जाओ, फेंको किताबें, किताबें डाल पानी में। वो एक कौन सा है, या बहुत सारी शायरी पुरानी याद आती है फिर खो जाती है दिमाग से। हाँ, तो उस पत्ते में कुछ नहीं है, या आपका स्वभाव बन गया है। प्रकृति से प्रेम है, पत्ते में तो कुछ नहीं है। लेकिन जब बाग बगीचे में, पहाड़ों पे, नदी किनारे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आहा, जैसे हम उन्हीं के हिस्से हैं। वो हमारा हिस्सा जो कभी रहा हो किसी जन्म में, अनंत काल में कभी हम पेड़ पौधे रहे हों, तो हमारा अतीत हमें खींचता है अपनी तरफ। ऐसे तो अनंत पत्ते हैं, वहाँ 3-3 गुफाएं हैं, और उसमें से सभी को मैं सलाम करता हूँ, सभी से मिलता हूँ, सभी को देखता हूँ। ऐसे तो और भी बड़ा पार्क है, बहुत काफ़ी झील हैं, सब कुछ है। लेकिन वो ऐसा है जैसे हजारों लाखों की भीड़ में ओशो खड़े हों, तो हमारी जो नज़र है उन पे जाके टिक जाती है। तो ऐसा ही वो पत्ता जब से पैदा हुआ था, छोटा सा था, तो अलग थलग ही था। वो डालियाँ कुछ इस तरह से, वो डालियों का जो जाल है शाखाओं का, वो इस तरह से फैला हुआ था कि संयोग से वो बीच में पड़ता था। तो मैं उसे रोज़ देखता था। जैसे जैसे मौसम बदला, वो पत्ता पीला होने लगा। पहले तो बड़ा, फिर पीला हुआ, फिर थोड़ा गुलाबी हुआ, फिर हुआ। मुझे पता चल गया अब जाने वाला, अब इसकी ऐसा करो वीडियो बना लो। तो मैं वीडियो बना ली। खैर, आगे की बात यह है कि दो विपरीत चीज़ों में जो अंतर दिखाई देता है, वो आपके अंदर आकाश का भ्रम पैदा करता है। आपको हर चीज़ों में अंतराल देखने की आदत हो गई है। आपको और मुझे और सभी को दो चीज़ें अलग अलग नहीं होगी तो हम कैसे चुनेंगे? रोटी और पत्थर एक जैसे तो अगर दिखने लगे तो हम पत्थर उठा के तो नहीं खा लेंगे ना। रोटी और पत्थर में भेज करना, प्लेट में, चम्मच में, कार में, ट्रेन में, घर में, बाजार में, भाई ये अभेद का तो बड़ी ऊंची बात है। वो ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। हाँ, जगत मिथ्या है। अब जैसे ये कपड़े पहने हैं हमने, तो ये कपड़ा दिखाई देता है, इसका अस्तित्व है। लेकिन अगर इसकी एनालिसिस की जाए, निरीक्षण किया जाए, छांट काट और उधेड़ बुन की जाए, खोज खबर लगाई जाए, तो पता चलता है कि ये कपड़ा वस्त्र नहीं है। वस्त्र बनाया गया है, धागों का ताना बाना बिल्कुल करीब लाके एक सिस्टम से उन्हें गूंथा गया है। वो धागा पहले एक बंडल था, धागे की रील थी, और उसके पहले वो एक कपास था। कपास एक पेड़ में था, पौधे में था, पौधा जमीन में था। जब बीज बोया तो इसकी यात्रा करो तो वो कपड़ा विदा हो जाता है। उसकी एनालिसिस करो, उसका बिल्कुल जोड़ तोड़ करने लगो, तोड़ने लगो, उसको बांटने लगो खंडों में, तो सब गायब हो जाता है एकदम से। तो ऐसा है कि आपका कथन ठीक है, लेकिन भाई हम संसार में रहते हैं, हमें संसार की दृष्टि से विभाजन तो करना ही पड़ेगा। स्त्री पुरुष में विभाजन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और ये कविता का माध्यम भी है। जितनी विविधता होगी उसी कारण कविता बन सकती है। अगर विविधता नहीं है जीवन में, एक ही जैसे आम है सब, आम में भी वैरायटी है, गुलाब के फूलों में भी वैरायटी है, मनुष्यों में भी, पंछियों में भी, हर जगह विविधताएं हैं। कितनी तरह के आम हैं, कितनी तरह के एप्पल हैं। मैंने यहाँ एक बार अखबार में पढ़ा था कि कहीं पत्रिका में 250 किस्म के एप्पल हैं। मुझे तो भरोसा ही नहीं आया।
और एक व्यक्ति ने चमत्कार किया है इंग्लैंड में कि एक ही पेड़ में उसने वो क्रॉस ब्रीड कर करके एक ही पेड़ में अलग अलग किस्म के 250 एप्पल लगा दिए। बताइए, बड़ी बरसों की मेहनत थी, लेकिन सब अलग अलग नजर आते थे, अलग अलग किस्म के, लेकिन सबको एक ही जमीन से रस मिलता था, एक ही सूरज की रोशनी, एक ही पानी, लेकिन सब हर एक एप्पल का स्वाद अलग होता था। तो ऐसा है कि आप और मैं, बंदा, यकीन आएगा तुझे मैं लाख समझाऊं तो क्या, बंदा खुदा सब एक है, इनको जुदा समझता। तो हमारा सोर्स तो एक ही है ना, समंदर तो एक ही है, लहरें अनंत है और लहरें अनंत दिखाई देती है। लहरें गायब हो जाए तो समंदर एक हो जाए, लेकिन ऐसा होने खैर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये अध्यात्म की बातें हैं और बड़ी वो अद्वैत वेदांत की बातें हैं कि भाई जहाँ सब एक है उसकी जब तक अनुभूति ना हो, और अनुभूति होने के बाद भी व्यवहारिक जगत में तो हमको बांट कर ही बात करनी पड़ेगी जी चीज़ों को। और जब हम खंड खंड में बात देते हैं तो हर एक खंड का अपना अस्तित्व होता है। एक शीशा ही बड़ा है आईना, उसको तोड़ दें आप कई टुकड़ों में, और जब झांकेंगे उसमें तो हर एक टुकड़े में आपका चेहरा एक है, लेकिन सब में आपका चेहरा नजर आएगा। मैंने जब वो मुगले आजम फिल्म देखी थी ना, जब प्यार किया तो डरना किया, तो मधुबाला की उसमें वो शीशे में जगह जगह तस्वीर तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया उस सीन देखने के लिए। तब तो मैं छोटा सा उम्र में, तो मुझे पता नहीं ये कैसे बनाया गया है, लेकिन जब एक बार ओशो ने इसके ऊपर चर्चा की तो मैं समझा बुद्धि से, और बात सच है। तो यहाँ अनेक में एक का ही वास है, नहीं तो हमारी गुफ्तगू का प्रश्न ही नहीं उठता। ना मेरे पास कहने को कुछ होता, ना आपके पास पूछने को कुछ होता। बस ये एक खेल है, इसे लीला समझ लीजिए, सीरियसली गंभीरता से लेने की बात नहीं है। हम पे चेहरा लोगों का चेहरा है, वो भी प्रतिपल बदलता हुआ, जैसे नदी बहती रहती, घाट बदलते रहते हैं और घाट भी बह रहे हैं। हमने एक जैन या सूफी पता नहीं ओशो ने सुनाई थी कि नदी के पुल पे देखते रहो नदी को, बहती नदी को, तो थोड़ी देर में ये एहसास होने लगता है कि पुल बह रहा है। हाँ, ये मैंने भी अनुभव किया। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, कुतूहल होता था कभी ओशो की बातों पे, तो मैं उनको करने की कोशिश करता था। तो सच में स्थिर होकर एकदम एक टक देखते रहो अपने नीचे बहती हुई नदी को, तो बाद में ऐसा लगता है कि जैसे पुल बह रहा है। ट्रेन में भी ऐसा हो जाता है, हम ट्रेन में बैठे होते हैं, रेलगाड़ी में, और हमारी गाड़ी तो बिल्कुल ठहरी होती है, लेकिन दूसरी गाड़ी भी अगर सामने ठहरी हुई है, हम खिड़की से देख रहे हैं, दूसरी गाड़ी चल पड़ रही है, तो हमें लगता है कि हमारी गाड़ी चल रही है। तो कभी को जी ऐसे भ्रम है जी, वो भ्रम अनेक हैं, एक नहीं, हम भ्रम में जीते हैं, भ्रम में पैदा होते हैं। जिस परिवार को, माता पिता को हमने अपना समझा है, भाई बहनों को, मित्रों को, जात पात को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कम्युनिस्ट, दुनिया भर के, जर्मन चाइनीज अमेरिकन और भारतीय और सब दुनिया भर के, ये सारे लेबल हैं जिनको हमने बड़ी गंभीरता से पकड़ लिया। लेकिन एक बात है कि ओशो के संपर्क में आते ही ये सारे भ्रम टूटने लगते हैं। हालांकि हम लेफ्ट में चलना हो तो लेफ्ट में चलेंगे, राइट में चलना हो तो राइट में चलेंगे, हमें संसार के नियम पालते हुए ही विचरना चाहिए। इससे सुविधा होती है, किसी को तकलीफ ना हो। एकदम ही अद्वैत वेदांत की तरह रहेंगे तो बड़ी अड़चन आ जाएगी। फिलोसफी की तरह, दर्शन शास्त्र की तरह वो बातें अच्छी है, लेकिन जो प्रामाणिकता है, हकीकत है, ज़मीनी हकीकत जो है, उनको हम स्वीकार करके, वैसा ही जिन लोगों के साथ में बैठते हैं उसी प्रकार की बातें होती है। अजनबी के साथ से ये बातें हो नहीं सकती। जिसने ओशो को सुना है, पढ़ा है, उन्हीं से गपशप हो जाती है। तो शैलेंद्र जी, आपके और भी कुछ प्रश्न हैं, सुल्तान सिंह जी के भी पत्र हैं, और प्रश्न हैं, और भी कई मित्रों के कई प्रश्न पड़े हैं। बस मूड की बात है जी अभी, क्योंकि कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बहाना मिल जाता है, शब्दों का ताना बाना है, एक गज़ल और भी है, लेकिन अब समय होने वाला है, ज़्यादा लंबी हो जाएगी बात तो अच्छा नहीं लगेगा। तो छोटी सी एक सुना देते हैं, कोई बिल्कुल छोटी सी। हाँ चलो ये सुना देते हैं, छोटी सी है बिल्कुल। यही है जिंदगी का होना, जैसे मिट्टी में मिला सोना। इसका पता चलेगा, इसका पता चलेगा जरा आग में तपोना। किसी के जैसे बनोना, अपने आप को छलोना। किसी के जैसे बनोना, अपने आप को छलोना। दिल में फूल खिलेंगे,
मौत से पहले मरो ना, दिल में फूल खिलेंगे। मौत से पहले मरो ना, दुनिया वालों से डरो ना, दिल की बात कहो ना। छोटी सी जिंदगी है, अपने पास रहो ना। छोटी सी जिंदगी है, अपने पास रहो ना, दुनियादारी है खिलौना। दुनियादारी है खिलौना, इसके पीछे पड़ो ना। दिल तो कोरा कागज है, इस पे बहुत लिखो ना। यही है जिंदगी का होना, जैसे मिट्टी में मिला सोना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। फिर मुलाकात होती है आपसे।